गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 25 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे फ्रंट पेज पे क्योंकि न्यूज़ रहने वाली है। फिर देखेंगे कंज्यूमर इंडेक्स सर्वे के बारे में। ये सरकार ने 2017-18 में बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, और ये दोबारा से न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार इसको दोबारा से स्टार्ट करने के मूड में है। तो 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा मामला क्या है थोड़ा इसको देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप सबको पता है, लक्ष्मीकांत में आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा होगा। थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवा सकता हूँ और वो इसलिए करवाऊंगा क्योंकि ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, इसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। स्पेशल विलेज इन जे एंड के अंदर एक ऐसा गाँव है जिसका नाम है पाली, और इसको एक ऐसा स्टेटस मिला है जो अभी तक इंडिया में किसी भी गांव को नहीं मिला है। तो भैया ऐसा इस गांव ने क्या करामात कर दी है वो हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने वहां पे कुछ इनोग्रेट किया है। पोलियो वायरस के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये एक्चुअली आज की एडिटोरियल सेक्शन से ही लिया गया है। पोलियो के कुछ नए केसेस नजर आए हैं इजराइल वगैरह में, तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो पोलियो कितने टाइप का होता है, वैक्सीन वगैरह, वो सब हम लोग इसमें थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और इंडिया ने कौन से स्टेप लिए हैं टू इरेडिकेट द पोलियो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू हैव इज द साइबर थ्रेट। एक्चुअली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ टर्म्स हैं क्योंकि आजकल यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो विच ऑफ द दिस टर्म वाज पर्टिकुलरली इन वाज न्यूज, दिस प्लेस वाज रिसेंटली इन न्यूज, इस तरह की चीजें पूछ लेता है। तो हल्का फुल्का कुछ थोड़ा जानेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। ऑल की तेली केस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको परसों भी इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया था। राइट टू लीव, राइट टू लिवलीहुड, और जो हमारे जो पेवेंट ड्वेलर्स होते हैं उनके राइट्स के बारे में कुछ पढ़ा था, बिकॉज जहांगीरपुरी के अंदर जो केस चल रहा था तो उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा केस क्या है। और ये मुंबई से रिलेटेड है। ओल्गी केस 1985 का केस है, और मतलब जो झुग्गियां वगैरह हटाई गई थी उसके रिगार्डिंग है। और कल, क्योंकि मैं कल ही मुंबई से आया हूं, तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट हैंड वहां पे एक ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो कल मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वो आपको बताऊंगा। कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने डाले थे वो भी देखने वाले हैं, और एक दो न्यूज जो है ऊपर नीचे से हम लोगों ने और भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे स्टूडेंट उनका आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया। आप ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिए और एक दिन आपको नजर आएगा कि आप अपनी सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो भैया राइट टू लाइफ और लिबर्टी सरकार नहीं ले सकती लोगों से, चाहे इमरजेंसी भी क्यों ना लगी हुई हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन के लिए कौन बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स लेबर, इट टॉक्स अबाउट द एक्सप्लोटेशन। एंड थर्ड क्वेश्चन वाज फंडामेंटल ड्यूटी कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 42nd मतलब 4+2 मतलब 6, तो ये आया था 1976 में। 44th अमेंडमेंट मतलब 4+4 इज इक्वल टू 8, तो ये आया था 1978 में। तो ये 6 और 8 आपने याद रख लेना है, नहीं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। चलिए यहाँ पे एक एमसीक्यूज है आपके लिए। एमसीक्यूज ये है, आप ये बताइए कि इंडिया में कौन सा वो अमेंडमेंट एक्ट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ठीक है, लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है, बताइए। लगातार ये जो असिस्टेंट कमांडेंट एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं वहां पे इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं, यूपीएससी तो खैर नहीं पूछता है। तो दोस्तों बात देख लेते हैं ब्रीफली। आज फ्रंट पेज पे कोई खास आज कुछ हुआ नहीं था। कल सचिन पाजी का बर्थडे था, तो ये तो सबको पता ही होगा। आज फ्रंट पेज पे क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा फ्रंट पेज, और यहाँ पे है आफ्टर हियाटस हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रिज्यूम इन जुलाई। ये पूरा मामला क्या है थोड़ा आपको मैं यहाँ से बताता हूँ। देखिए मामला ये है कि इंडिया में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन का सर्वे किया जाता था वो किया जाता था पहले एनएसओ। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है कि जैसे कि आप लोग क्या कंज्यूम करते हो, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कई बार यूपीएससी हेर फेर कर देता है कि इट वाज कंडक्टेड ओनली फॉर द गुड्स, ओनली फॉर द सर्विस, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो कंज्यूमर डायरेक्टली क्या कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे, और भी इसके कई सारे यूज होते थे। एक तो इसका यूज होता था इन्फ्लेशन को मेजर करने में, क्यों भैया सीधी सी बात है, लोग जो कंज्यूम करते हैं वो एक उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो सब मेजर करने के लिए, उनके कंजम्पशन स्पेंडिंग कहाँ पे ज्यादा स्पेंड करते हैं वो लोग। जैसे गांव की अगर बात करें तो फूड पे ज्यादा कंज्यूम खर्चा होता है। अगर हम लोग अर्बन एरिया की बात करें तो किसी हाउस रेंटिंग में ज्यादा खर्चा होता है। तो ये जो कंजम्पशन पैटर्न है लोगों का वो जाना जाता था इन बोथ अर्बन एंड रूरल। इसको अंडरलाइन कर लेना है, एग्जाम में वो ऐसे ही आपसे घुमा के पूछेगा, ओनली फॉर अर्बन रूरल एंड ऑल दैट। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो होता क्या था, यूजुअली ये हर 5 साल के बाद किया जाता था। इट वॉज कंडक्टेड बाय एनएसएसओ। अभी तो सरकार ने एनएसएसओ को खत्म कर दिया। तो एनएसएसओ
और सीएसओ, इन दोनों को मर्ज करके सरकार ने एक नई बॉडी बनाई है जिसे कहा जाता है एनएसओ। तो मामला ये था कि 2011-12 के बाद 2017-18 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया था। तो पहले इसका रिपोर्ट डिले था और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े पता चले जो कि सरकार खुश नहीं थी, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सरकार ने कहा कि नहीं भैया, इसके जो डेटा है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो इसके लिए इसकी रिपोर्ट में रिलीज ही नहीं करूंगा। तो लोगों को पता ही नहीं चला और ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के मेजर करने के भी काम आता था, इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट। तो सरकार ने इसको बंद कर दिया, लेकिन इससे कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गए थे एंड ऑल दैट, वो हम लोगों ने पहले बात आई गेस कर रखी है। तो इसको जब बंद कर दिया गया तो सरकार की बहुत किरकिरी हुई, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि सरकार आंकड़े सामने नहीं ला रही है, वो सरकार अपनी असफलता, अनसक्सेस जो मिला है सरकार को उसको नहीं सामने ला रही है। सरकार ने फाइनली लिखा कि रुको भैया, अभी थोड़ा समय है। तो फाइनली सरकार ने कहा है कि हम लोग इसको दोबारा से शुरू करने वाले हैं और जो 2020-21 के लिए आना था वो अभी आएगा नहीं, तो इसको सरकार अभी कुछ महीने में दोबारा से बेसिकली शुरू करने वाली है। ये थोड़ा सा बस मामला था। थोड़ा आपको क्या पता होना चाहिए, आपका एनएसओ के बारे में, एनएसएसओ के बारे में, सीएसओ के बारे में यू शुड नो। और आप ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देखिए ये चीज़ें हम लोग बिकॉज इतने समय से एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आप सबको ये चीज़ें पता होंगी, ये आई एम श्योर। इतना तो मुझे अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है और आपके ऊपर भी कॉन्फिडेंस है। आप मुझे ये बताइए कि सीएसओ इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें रिलीज करता है, पब्लिश करता है? ठीक है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बताओगे तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। एक्चुअली इसे आयाराम गयाराम लॉ भी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक भाई साहब हुआ करते थे। तो असेंबली में कुछ मेजोरिटी माइनॉरिटी का सिस्टम ऐसा बन गया था कि उस एक आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहा था सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो आयाराम भाई साहब थे, गयाराम भाई साहब, तो वो क्या करते थे, सुबह बोलते थे मैं इस पार्टी में हूँ, शाम तक मूड उनका चेंज हो जाता था, मैं इस पार्टी में हूँ। तो 5-6 दिन के अंदर ही उन्होंने अपनी 11-12 बार पार्टी चेंज कर लिया। मजा ले रहे थे अपनी पोजीशन का। तो सरकार ने बोला भैया इतना मजा मत लूटो। तो 1985 में सरकार जो है एक नया कानून लेके आई जिसे कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब यही होता है कि जब आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन। तो अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी वेंकैया नायडू जी जो है वो किसी फंक्शन में भाषण वगैरह दे रहे थे, तो इन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसे दूर करने की जरूरत है। वो लूप होल्स क्या है? उन्होंने कहा कि अगर कोई एक आदमी डिफेक्शन करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग जाते हैं, 2/3 जाते हैं, तो वो अलाउड है। तो इसका मतलब होलसेल डिफेक्शन अलाउड है, लेकिन रिटेल डिफेक्शन अलाउड नहीं है। मतलब एक एक करके जाओगे तो अलाउड नहीं करेंगे, ग्रुप में जाओगे तो अलाउ करेंगे। तो ये कहा कि इन्होंने बहुत बड़ा लूप होल है, इसको दूर करने की जरूरत है। दूसरी बात, जो हाउस चेयर पर्सन होते हैं या स्पीकर होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में, वही डिसाइड करते हैं, राइट? लेकिन उनके ऊपर पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई कोई तो 6 महीने में ही केस सुलझा देते हैं, किसी किसी को जो है 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। इवन कई बार ऐसे केस भी देखे गए हैं कि किसी पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लगा हुआ है, उसने अपनी 5 साल की टर्म भी कंप्लीट कर दी, लेकिन स्पीकर भाई साहब ने जो है उनके खिलाफ मतलब कोई सोल्यूशन दिया ही नहीं। ऐसा भी इस समय वेस्ट बंगाल में हो रहा है कुछ लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा कि लूप होल्स हैं, इसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव करने की जरूरत है, इनको फिल करने की जरूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में यू नो वेरी वेल, लक्ष्मीकांत में बहुत कुछ दिया हुआ है। 1985 में क्या हुआ, फिर 2003 में हम लोगों ने इसके अंदर अमेंडमेंट भी किया। बेसिकली 1985 में कहा गया था, एक 10th शेड्यूल हम लोगों ने ऐड किया था, आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो व्हाट हैपेंड इन 1985, दे सेड कि ओके, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी उन दिनों, तो दे सेड कि ओके, इफ वन पर्सन इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी दैट इज नॉट अलाउड, बट इफ 1/3 पीपल ऑफ वन पार्टी, एक तिहाई लोग, इफ दे ज्वाइन अनदर पार्टी, इट विल बी कॉल्ड अ मर्जर, इट विल नॉट बी कॉल्ड अ डिफेक्शन, और ये अलाउड है। अब ये समझ के देखिए, मान लो किसी पार्टी के अंदर 9 मेंबर हैं, है ना, 9 एमपी हैं, तो एक एक तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर इसमें से 3 लोग चले जाएंगे, अब 9 का तो 1/3 3 हुआ ना, वो अलाउड है। तो जो छोटी छोटी पार्टी थी उनके अंदर डिफेक्शन होने लगे, तो इससे समस्या नहीं सुलझी। तो फिर 2003 में इसको अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें कहा कि नहीं, 1/3 तो यार बहुत कम होता है, हम इसको 2/3 करेंगे। ठीक है, तो 2/3 अगर पार्टी के मेंबर एक मेंबर से दूसरे में जाते हैं तो उसे मर्जर कहा जाता है, एंड मर्जर्स आर अलाउड, मर्जर्स आर अलाउड। तो ये कुछ चेंजेस किए गए। तो इसी का मतलब है कि भैया होलसेल अलाउड है, लेकिन एक एक करके जाओगे तो वो अलाउड नहीं है, रिटेल अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ी सी भाषा होती है मिर्च मसाला लगा के बताने की पॉलिटिशियंस की, तो वो सारा मामला है।
नाउ इसके प्रोविज़न क्या-क्या है आपको वो सबसे वो पहले से पता ही है। अगर कोई मेंबर किसी पर्टिकुलर पार्टी का अगर वो उसकी सदस्यता उसकी मेंबरशिप को है छोड़ देता है वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से छोड़ देता है तो वो हो गया, उसको एंटी डिफेक्शन उस पे लग जाएगा। और इफ ही वोट्स अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट करता है किसी बिल वगैरह के ऊपर, ठीक है? तो उसको निकाल दिया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है ना? जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के बिना जीता है, वो भी डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा अगर वो इलेक्शन जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करता है तो ऑफिशियल तौर पे। सपोर्ट कर सकते हैं, जॉइन नहीं कर सकते। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। नॉमिनेटेड मेंबर भी जो होते हैं, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर अगर नॉमिनेट होने के बाद ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो कितना मंथ है, तो देखिए मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है, तो ये आपको बताना है क्योंकि आई नो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है और पॉलिटी मोस्टली बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए आप बताओगे कितना मंथ है ये 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, 1 साल है, वो आप मुझे बताओगे, ठीक है? तो जब इस तरह के केसेस बढ़ रहे थे तो इसमें एक और बहुत बड़ी चीज थी। इसके अंदर कानून के अंदर ये लिखा गया था कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ का केस किसके पास जाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज गोइंग टू बी द एपेक्स अथॉरिटी। इवन डिसीजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, दैट वाज सेड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो इट्स अ बेसिक, है ना? बेसिक फंक्शन है ना, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है भैया ये। तो जुडिशियल रिव्यू तो ज़रूरी है। तो 1993 में जब केस ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, है ना? इसे कहा जाता है कोहीतो होलाहन केस। पूछ लेता है कई बार इस तरह के केस एग्जाम में, तो सुप्रीम कोर्ट साइड के ये भैया ये तो गैर कानूनी है। जुडिशियल रिव्यू तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हम लोग इसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अगर 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 स्पीकर की नीयत ठीक नहीं है तो, ठीक है? बस ये उन्होंने कुछ कहा था और इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। बाकी लक्ष्मीकांत ने बहुत कुछ दिया हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर एज वेल। अब चलते हैं स्पेशल स्टेटस के ऊपर। वो कौन सा गांव है, क्यों उसको स्पेशल स्टेटस मिला है? पाली इन जम्मू बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे पंचायत गांव इंडिया में बहुत सारी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट को बेसिकली इनोग्रेट किया था, ठीक है? कहाँ पड़ता है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये भारत की पहली पंचायत है जो कि कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब दोस्तों ये है कि ये लोग एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन ऐड नहीं करते हैं, और जितनी ऐड करते हैं, मान लो करते भी हैं, तो उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? थ्रू फॉरेस्टेशन, राइट? पेड़ वेड़ लगा के। तो यहाँ पे जो भी बिजली आएगी बेसिकली वो थर्मल पावर प्लांट से नहीं आएगी, बिकॉज नाउ दे हैव देयर ओन सोलर पावर प्लांट। सो पूरे गांव के अंदर जो है बिजली इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस सोलर पावर प्लांट। तो ये उन्होंने कहा है। बाकी इसमें और कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बस ये गांव आपको पता होना चाहिए। बट यू शुड नो कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स इंडिया हैज टेकन टू इम्प्रूव दिस सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी इन इंडिया। तो सम इनिशिएटिव्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2010 में हम लोगों ने इंडिया का नेशनल सोलर मिशन चलाया था, जिसके अंदर जो है हम लोगों ने अपने कुछ टारगेट सेट किए थे, लेकिन बाद में इन टारगेट को सरकार के द्वारा अपडेट भी कर दिया गया था। नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग दैट टिल 2030 वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी बाय renewable energy sources. That is the target of the government, because this target was given by Modi ji in Glasgow, है ना? तो हम लोगों को भी तो अचीव करना है ना नेट जीरो, तो उसके लिए हमारे पास अपना टारगेट है भैया। हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया। पहले 450 था, तो हम लोगों ने 500 कर दिया। इसके बारे में तो हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, राइट? सो दैट इज दिस। फिर इसका जो है फेज 2 आया। फेज 2 में भी हम लोगों ने कई सारी स्कीमें चलाई। सोलर पार्क स्कीम हम लोगों ने चलाई, CPSU स्कीम हम लोगों ने चलाई, डिफेंस सेक्टर के लिए चलाई है, ठीक है? VGF स्कीम चलाई, कनाल बैंक, कनाल टॉप एंड ऑल दैट। तो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? अगर आप ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए देखो तो उसके लिए भी हमारे पास कई सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे वन सन वन सोलर वन ग्रिड, ठीक है? और उसके बाद प्रधानमंत्री जो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना, PM कुसुम इसको कहते हैं। नेशनल सोलर मिशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी, अब ये क्या है ना, ये आपका होमवर्क है। तो जो आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले नोट्स हैं, आप वहाँ पे ये प्रोग्राम ऐड कर सकते हो नहीं, करना भी है। इनके प्रोविजंस भी ऐड करने हैं, इनके क्रिटिसिज्म भी ऐड करने हैं, और इनकी सजेशन भी ऐड करनी है कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऑल दीज डिटेल शुड बी इन योर नोट्स, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से पूछने वाला है, ठीक है जी? तो आपके लिए बढ़िया सा होमवर्क मैंने दे दिया है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द पोलियो थिंग। चलिए इससे पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि ये तो हमारा एडिटोरियल आ जाएगा ना, तो देखते हैं आज कुछ एक्सप्लेन सेक्शन में कुछ बढ़िया धमाल वाली न्यूज़ है क्या। हाँ, तो ये ओल्गा तेली जजमेंट के बारे में बताना था आपको बेसिकली। ये जजमेंट क्या है देखिए, बिकॉज़ आई टोल्ड यू कि कल मैं मुंबई से आया था। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था कल, बोलते रहते हैं सर आप कभी मुंबई होते हो, कभी कोहिमा, कभी ऋषिकेश, कभी दिल्ली, आप कहीं टिकते क्यों नहीं हो? क्यों आप इधर-उधर घूमते रहते हो? तो देखो मैं काम से जाता हूँ, ठीक है? ऋषिकेश तो मैं थोड़ा घूमने घूमने गया था वाइफ़ के साथ, बट वैसे मैं मोस्टली काम से ही जाता हूँ। बट एनीवेज़, कल जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आ रहा था, तो मुंबई एयरपोर्ट पे आते हुए मैंने एक बड़ा नज़ारा देखा। बीच में एक इस तरह का रोड था, बहुत शानदार ज़बरदस्त रोड था, 8 लेन का रोड था और यहाँ पे जो है एकदम बढ़िया पेड़-वेड़ लगे हुए थे, एकदम फूल-वूलों की खुशबू आ रही थी भैया, शानदार पेड़, शानदार रोड ज़बरदस्त। लेकिन इस रोड के इस तरफ भी झुग्गी थी और इस तरफ भी झुग्गियाँ थी, दोनों तरफ झुग्गियाँ और स्लम था। मैं बड़ा देख के हैरान, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यार ये ऐसा क्या सिस्टम है? कहने लगे सर पहले ये ना पूरा झुग्गी हुआ करता था। अगर आप मुंबई के एयरपोर्ट पे जाओगे इंटरनेशनल, तो उसके आसपास ना आपको बहुत सारी झुग्गियाँ मिलती हैं। इवन जो एयरपोर्ट की जो दीवार है, उसके आसपास भी यहाँ पे पूरी झुग्गियाँ हैं। तो ही सेड के सर यहाँ पहले सब झुग्गियाँ हुआ करती थी, लेकिन जब ये नया रोड बनाया गया तो यहाँ पे झुग्गियों को खाली करवाया गया और बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुए, पुलिस-वुलिस का बहुत हंगामा हुआ और बहुत प्रोटेस्ट और इन लोगों को बहुत कॉम्पेंसेशन दिया गया, झुग्गी वालों को, जो मतलब आप उन्हें स्लम ड्वेलर्स कह सकते हो। तब जाके जो है यहाँ पे ये रोड के लिए इन्होंने जगह दिया। तो ये मतलब कई साल पहले की बात है, ये 10-12 साल पहले की बात है। तो तब से जो है इश्यू चल रहा है, लेकिन ये जो झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने और एनक्रोचमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट वो सारी चीज़ें आती हैं, ये कोई मुद्दा नया नहीं है। ये मुद्दा इवन सुप्रीम कोर्ट में भी गया था 1985 में, ठीक है? जिसे कहा जाता है ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। तो इसमें जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, वो सब पब्लिक स्पेस को अनऑथराइज्ड तरीके से यूज़ करते हैं। उनके जो है फ़ेवर में ये केस सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, राइट टू लाइफ और डिग्निटी जो है, ये है हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। तो आप जो है किसी को भी ज़बरदस्ती, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको यहाँ पे रहने दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो अगर आपको हटाना है और आपको ऐसा लगता है तो पूरा प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाना चाहिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलो, जब ये मुँह से मेरे निकल ही गया है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या फ़र्क होता है? अच्छे से डिटेल में बताना है, ताकि और दूसरे स्टूडेंट भी कमेंट पढ़ें तो उनको भी मज़ा आए पढ़ने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो एन्क्रोचमेंट वगैरह होता है, अगर आपको रिमूव करना है तो पहले आपको पूरा अच्छे से प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ेगा। आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्निटी के साथ। क्योंकि लिवलीहुड है, ये गरीब आदमी हैं, दिन का 10, 20, 50 रुपए कमाते हैं, तो वो भी आप इनसे छीन लोगे तो बेचारे जाएँगे कहाँ? है ना? तो इनके अधिकारों को भी तो देखना पड़ेगा ना। वो सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बेसिकली मोटे-मोटे तौर पे बोला था। इतना ही पता होना चाहिए। बाकी इन जनरल जो है ये जो पॉवर्टी के जो केसेज़ हैं, है ना? इश्यूज़ रिगार्डिंग पॉवर्टी और इश्यूज़ रिगार्डिंग पॉपुलेशन, ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही, ठीक है? और ये आप डेफ़िनेटली पढ़ सकते हो। इश्यूज़ रिगार्डिंग अर्बनाइज़ेशन, अर्बनाइज़ेशन के अंदर कौन-कौन से इश्यूज़ हैं, ठीक है? और जो ख़ासकर जो स्लम ड्वेलर्स हैं, उन उनके उनकी लाइफ़ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, कुछ बढ़िया से सजेशन, वो एज़ अ लार्जर टॉपिक आपको डेफ़िनेटली पता होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के बारे में आपको अगर ये केस भी पता होगा, दैट वुड बी, मतलब थोड़ा-सा इस केस के बारे में, दैट वुड बी सफिशिएंट। अदरवाइज़ तो यूपीएससी में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। रिगार्डिंग अर्बनाइज़ेशन तो हमारा बिल्कुल टॉपिक ही है ना, वो लिखा हुआ है ना हमारे सिलेबस के अंदर। इश्यूज़ रिगार्डिंग अर्बनाइज़ेशन, इश्यूज़ रिगार्डिंग पॉपुलेशन, पॉवर्टी, तो वो तो आपको वैसे भी करना रहता है। तो थोड़ा-सा इसको डिटेल में इश्यू को पढ़ लेना आपने। एक और छोटा-सा टॉपिक हमारे पास है दोस्तों, इट इज़ अबाउट टैकलिंग स्ट्रोंटियम, अ साइबर एस्पियोनेज ग्रुप। बस आपको ये नाम पता होना चाहिए, स्ट्रोंटियम क्या है, पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में। क्या है ये? बेसिकली एक रशिया की आर्मी के अंदर एक विंग है और ये लोग क्या करते हैं, दुनिया भर में साइबर अटैक करते हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं। इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि इनकी कुछ एक्टिविटी को माइक्रोसॉफ्ट ने कैप्चर किया है और इनकी कुछ वेबसाइट को बेसिकली बैन कर दिया है। ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है, एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज़ इन न्यूज़। लेकिन ये जो स्ट्रोंटियम है, इसको और भी कई नाम से जाना जाता है। इसको फैंसी बेयर कहते हैं, ज़ार टीम, पॉन स्टॉर्म्स, सोफेसी एंड ऑल दैट। तो ये थोड़ा नाम बस आप याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में पूछ लेगा। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अटैक किए जाते हैं जो इनके द्वारा होते हैं। जर्मनी में अटैक किए गए, एंजेला मर्केल के ईमेल्स को हैक इन्होंने कर लिया था। उसके अलावा 2016 में जब इलेक्शन हो रहे थे यूएसए के अंदर, वहाँ पे भी इन्होंने इंटरफेरेंस किया था। तो ये न्यूज़ में रहते हैं बेसिकली। तो बस यू शुड नो कि स्ट्रोंटियम क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है।
पूछ सकते हैं। रिसेंटली स्टोरंटियम वाज इन न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू व्हाट? तो आपसे पूछेंगे साइबर थ्रेट पूछेंगे, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं सब स्पेस प्रोग्राम के नाम से ही सुन के लग रहा है ना कोई स्पेस प्रोग्राम होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए है क्या बीमारी, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो आज बढ़ते हैं पोलियो के ऊपर। देखो भैया, पोलियो के रिगार्डिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि कुछ केसेस आए हैं कहाँ पे, मलावी में जो कि पाकिस्तान से इंपोर्ट हो गया है इंडिया में। को कुछ साल पहले पोलियो मुक्त देश जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया को। लेकिन पाकिस्तान, कई कंट्री ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे पोलियो के केस आते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक बहुत मेजर कंट्री माना जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई सारे अभी भी पोलियो के केस आते हैं। पाकिस्तान से पोलियो ट्रांसफर हो गया कहाँ, मलावी में, और फिर भैया चला गया इसराइल में। तो इसराइल में भी कुछ केस आ रहे हैं, ठीक है, पोलियो के। इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज में था, और WHO ने भी कहा है कि वी आर वेरी कंसर्न। इवन थोड़े समय पहले जब अफगानिस्तान से इंडिया में लोग आ रहे थे, उनको भी हम लोगों ने पोलियो डोज दिया, है ना। वो भी आपको पता होगा, वो तो उस समय न्यूज़ में था ही। खैर, तो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट पोलियो। पोलियो क्या है? पोलियो इज अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली डेडली वायरल इन्फेक्शन डिसीज दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को कर देता है। आपको पता है कि जो 5 साल के से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको ये इम्पैक्ट करता है और नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। कैसे फैलता है? पर्सन टू पर्सन फैलता है, फीकल के थ्रू फैल सकता है। मतलब जो सैनिटेशन रिगार्डिंग जो चीज़ें होती हैं, जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, फूड होता है, उसके थ्रू ये फैल सकता है, राइट। तो इसलिए जो ज़्यादातर अनहाइजीनिक जगह होती हैं वहाँ पे स्प्रेड करता है। ये बस थोड़ा सा देखना है। लेकिन 3 तरह का होता है ये वाइल्ड पोलियो वायरस, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। 3 तरह का होता है। और इनको देखिए, इसका कोई क्योर नहीं है। क्योर इन द सेंस कि अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो उसके बाद कोई ऐसी दवाई बनी नहीं कि उसके इम्पैक्ट को दूर कर सके। पोलियो फिर एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वैक्सीन लगा के कर सकते हैं। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन इज ओरल पोलियो वैक्सीन, सेकंड इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये 2 बूंद, जो बूंद की हम लोग बात कर रहे हैं, जिंदगी 2 ड्रॉप, तो ये ड्रॉप के थ्रू दिया जाता है ना। हम सब ने लिया होगा, अभी बच्चे लेते हैं। एक होता है इंजेक्टिबल, जो कि कोरोना वायरस की तरह दिया जाता है। ये बाजू में या टांग में जो है वो सीधा इंजेक्शन डाला जाता है, तो इंजेक्शन के थ्रू होता है। यूजुअली क्या है, ये जो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोप वगैरह में, अमेरिका में दिया जाता है। और ये जो है ऊपर वाला, ये डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह में, इंडिया में दिया जाता है, क्योंकि एक तो थोड़ा सस्ता होता है और वो वाला महंगा होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क है। जो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और यहाँ पे इसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओरल पोलियो वायरस में क्या करते हैं हम लोग, एक थोड़ा वीक वर्जन ऑफ वायरस वो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वीक वर्जन, कमजोर वाला। तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है और फ्यूचर में, और हमें वायरस नहीं हो पाता। बस कभी कभी केस में, किसी किसी केस में क्या होता है, इस पोलियो की ड्रॉप की वजह से भी पोलियो हो सकता है। तो ये जो वीक वायरस होता है, कभी कभी ये भी हमारे सिस्टम को हालांकि ये बहुत रेयरली केस होते हैं, हजारों में कोई एक आधा केस होता होगा, बट स्टिल ऐसे केस भी देखे गए हैं कि इस पोलियो वैक्सीन की वजह से बच्चों को वायरस हो गया है। क्योंकि आप उनकी बॉडी में वायरस इंजेक्ट कर रहे हो, तो किसी किसी बच्चे का जब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, तो वहां पे ये चीजें हो सकती हैं। तो ये इसीलिए जो है वो इस समय न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो है कुछ स्पेशल चीज अगर आपको मैं बताता चलूं तो ये है, इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है। वो नाम कहाँ गुम हो गया मेरे से, आर्टिकल में देख लेते हैं। तो इससे कहा गया है दोस्तों, क्या, सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस कहा जाता है, CVDPV3। मतलब ऐसा वायरस जो पोलियो की वैक्सीन के वजह से होता है और उसके बाद वो एनवायरनमेंट में सर्कुलेट करता है, इसे कहा जाता है सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 3। और यही केस इस समय इजराइल के अंदर देखे गए हैं। तो होता क्या है, जब ये वायरस जो होता है ना किसी की बॉडी में चला जाता है, तो ये जो है काफी समय तक जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो है 14 वीक तो यार बहुत ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं 14 वीक। तो 3-4 महीने तक जो है ये ट्रैवल कर सकता है एनवायरनमेंट के अंदर, सोइल में, वाटर वगैरह में। तो इसके ट्रांसमिशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जो पोलियो वायरस की वजह से होता है। इसीलिए जो है बस ये न्यूज में था, और इसलिए पूरा ये माहौल बना हुआ है, क्योंकि मलावी और इजराइल में केस आए हैं। एक तो बस आपको ये पता होना चाहिए।
ये केस कोई पोलियो तो ऐसा नया वायरस तो नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। तो 1988 में पोलियो जब डब्ल्यूएचओ ने इसके अगेंस्ट में वर्ल्ड इरेडिकेशन प्रोग्राम जो चलाया था, ठीक है? और पहले इसका टारगेट था कि 2000 तक, मतलब आने वाले 12 सालों में हम इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर देंगे। अब ये डेवलप्ड कंट्री से तो हो गया, यूरोप से हो गया, अमेरिका वगैरह से हो गया, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में अभी भी बहुत केस आते हैं। तो डब्ल्यूएचओ क्या करता है, हर साल उस टारगेट को 5-7 साल इंक्रीज कर देता है। तो अभी भी 2026 का टारगेट रखा है डब्ल्यूएचओ ने। तो देखिए 26 साल तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं ना, और ये 26 साल और भी क्रॉस होंगे, क्योंकि इंडिया में जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन चाइना में भी कुछ केस आते हैं पोलियो के। तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग या तो पोलियो ड्रॉप लगवाते नहीं हैं, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, तो ये जो सीवीडीपी है, ये भी हो जाता है बच्चों को। इंडिया में भी ऐसा 2019 में 1-2 केस आया था इसका, लेकिन बहुत घातक नहीं था। तो इंडिया को जो स्टेटस मिला हुआ है पोलियो मुक्त भारत वो अभी भी मेंटेन्ड है। इंडिया में साल भर में एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलाया जाता है और 2 सब नेशनल लेवल पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वो अपने हिसाब से ही प्रोग्राम चलाती हैं। तो बच्चों को जो है साल भर में 8-10 डोज़ दी जाती हैं पोलियो वायरस को लेके। कभी-कभी रेयर ओकेज़न में जो है बच्चों को जो है वो भी वायरस भी हो जाता है व वैक्सीन की वजह से। तो इसका और इसीलिए बहुत सारे बच्चे लोग ना वैक्सीन लगवाते भी नहीं हैं, बच्चों को डर के मारे कि कहीं उनको बच्चों को वायरस हो ना जाए। ऐसा भी बहुत सारे केसेज़ में देखा गया है, इंटरव्यू वगैरह जब लोगों के किए गए। तो इंडिया में पोलियो के लिए कौन-कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं? पल्स पोलियो प्रोग्राम सबको पता होगा। अमिताभ बच्चन जी आगे बोलते थे, 2 बूंद ज़िंदगी की। सेकंड वाज़ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.2 ओ इंद्रधनुष के अंदर जो है कौन-कौन से डिसीज़ हम लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। जल्दी से जल्दी बताओ, ठीक है? यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम भी चलाया गया है। इसके अंदर भी कुछ डिसीज़ें हैं, अगर जिस बच्चे ने वो बता दिया तो मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री आपको। दोनों के अगर आपने बता दिए, बिना देखे। नेट पे सर्च करके कुछ चॉकलेट कमाओगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही बताना है, ठीक है? तो डेट क्राइसिस आईएमएफ प्रोमिसेस सपोर्ट टू इंडिया। तो श्रीलंका, सॉरी, श्रीलंका को प्रॉमिस कर दिया आईएमएफ ने कि बट बेटा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम लोग पूरी मदद करेंगे अगर आप मेरी बात मानोगे तो। तो अच्छे बच्चे की तरह मेरी सारी बातें मानो। कौन-कौन सी बातें मानो? इंटरेस्ट रेट हाई करो, सब्सिडी कम करो, अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करो, है ना? प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करो। तो बेटा अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो मैं तुम्हें पूरी मदद करूँगा। तुमने मुझसे 4 बिलियन माँगा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें 5 बिलियन, 1 बिलियन एक्स्ट्रा दूँगा। तो आईएमएफ ने टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे बोला है कि हम लोग अलाउ करेंगे। आईएमएफ के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों को पहले ही पता है, 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था। ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कोई कंट्री आईएमएफ को तभी ज्वाइन कर सकती है अगर वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट होता है तो। और भैया आईएमएफ हर किसी की हेल्प नहीं करती है, आईएमएफ सिर्फ उन्हीं कंट्री की हेल्प करती है जो इसकी मेंबर कंट्री हैं, है ना? तो इस समय 189 मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ के अंदर, ठीक है? और इसे 1944 में क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था कि दुनिया में दोबारा से रिपीट ना हो, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो वेस्टर्न कंट्री उस समय डोमिनेट करती थी, खासकर अमेरिका। तो भैया अमेरिका तो सरताज था ही, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक उसके किया गया था। तो एक रिपोर्ट इशू की जाती है आईएमएफ के द्वारा, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है जी? और इसके तहत उन्होंने क्या किया, अभी बांग्लादेश इज डिक्लेयर्ड एज हैविंग द मोर पर कैपिटा इनकम देन इंडिया। तो भैया बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा हो गई है, तो इंडिया को कर लिया है ओवरटेक, ठीक है? तो बांग्लादेश को आप हल्के में मत लिया करो। ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म में हमारी जीडीपी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो उनकी हमसे बेटर है। तो बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बढ़िया अच्छा है, प्रोस्पेरस करें, शांति रहेगी, माहौल बनेगा तो हमारे यहाँ भी बढ़िया शांति रहेगी। ये एडवांटेज क्या है आईएमएफ फंड के और इसकी क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है? तो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, है ना? कंडीशंस कौन-कौन सी होती हैं लोन वगैरह लेने के लिए, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम लोग इसको बहुत पहले अच्छे से कर चुके हैं। तो जो है एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या-क्या हम लोगों ने कर लिया। साइबर थ्रेट थोड़ा देखा, ओल्गी तेली केस, एमसीक्यूज़, पोलियो वायरस, स्पेशल विलेज एंटी डिफेक्शन कंज्यूमर इंडेक्स, हाँ, थोड़ा हम लोगों ने सारा थोड़ा बहुत कर ही लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग इसको यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले आप सबको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं भैया। अभी 4-5 दिन के अंदर हमारा फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है 30 अप्रैल से। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जाइए पूरी इन्फॉर्मेशन इस पे लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और आराम से हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। वैसे आपको एक बात बताता चलूँ कि डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो टीम के साथ स्पेशल बात कर सकता है और उनको कह सकता है कि सुरेंद्र सर ने ये हमें बताया था एनालिसिस के दौरान, तो हो सकता है आपको किसी स्पेशल केस में हेल्प मिल जाए।
थोड़ा बहुत, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को करंट अफेयर का ज्वाइन करना है कोर्स, तो वो भी हमारे सामने है, ठीक है। 7 मई से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ 8,000 इसकी फीस रखी गई है, तो आप इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इस साल का प्रीलिम्स लिख रहे हो तो। बाकी आप सबको पता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।